हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारे पास स्टार्ट करवाने वाले इस वीडियो में वो है बीकॉम पास कोर्स इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 24 असेसमेंट प्रोसीजर। और उसमें भी हमारे पास कुछ जो मैंने पहले ही करवा चुका हूं उससे आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है असेसमेंट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। ओके, तो असेसमेंट क्या होता है? तो असेसमेंट मींस क्या होता है? कर निर्धारण करना, अगर हिंदी में बोला जाए तो। ठीक है, तो असेसमेंट इज रेफर टू द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी। यानी कि एक एसएससी जो होता है उसकी पूरे साल में टोटल इनकम कितनी हुई है और उस टोटल इनकम के ऊपर टोटल कितना टैक्स बनता है, वो सारा कैलकुलेशन करना, इट इज कॉल्ड असेसमेंट। ओके, तो असेसमेंट क्या होता है? बहुत ही आसान है। किसी भी करदाता यानी कि एसएससी उसकी एक साल में टोटल प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम है टोटल, उसकी कैलकुलेशन करना और उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी इनकम को कैलकुलेट करना। इन दोनों को कैलकुलेट करना, इट इज कॉल्ड असेसमेंट। ओके, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। असेसमेंट की क्या टाइप्स होते हैं, तो आप इसके नोट्स साथ के साथ बना सकते हो। ओके, तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट में आता है फर्स्ट हमारे पास सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट हमारे पास जो होता है वो सेक्शन 140A के अंडर आता है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट जैसे कि नाम से पता लग रहा है, स्वयं, सेल्फ मतलब सेल्फ, खुद, सेल्फ असेसमेंट मतलब सेल्फ यानी कि स्वयं कर निर्धारण करना। यानी कि जब एक करदाता अपनी इनकम का असेसमेंट खुद ही कर लेता है, यानी कि खुद ही टोटल इनकम निकाल लेता है, खुद ही उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाल लेता है। इसके लिए करदाता को, एसएससी को उस टैक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसको टैक्स निकालने की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो अपना सेल्फ असेसमेट कर सकता है। ओके, बट सेल्फ असेसमेंट के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरूरी होता है। जैसे कि सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, जो हमारे पास एक एसएससी की जो टोटल इनकम होती है उसमें से कुछ इनकम पर टैक्स कट चुका होता है और जो बाकी इनकम बच गई है उसके ऊपर टैक्स देना बाकी होता है। तो हमें ड्यू डेट तक असेसमेंट ईयर की, यानी कि नेक्स्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर की ड्यू डेट तक हमें क्या करना होता है, जो टैक्स हमारे पास बचा हुआ है, दोबारा रिपीट करता हूं, टोटल इनकम में पर जो टोटल टैक्स बनता है उस टोटल टैक्स में से कुछ टैक्स हमने पे कर दिया इनकम टैक्स को, कुछ टैक्स बचा हुआ है। जो टैक्स बचा हुआ है वो प्लस में उसके ऊपर इंटरेस्ट, प्लस में उसके ऊपर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, दोनों ही हमें ड्यू डेट तक असेसमेंट ईयर में जमा करवाने होते हैं। ओके, अगर हमारे पास उस ड्यू डेट तक हम जमा नहीं करवाते हैं, यानी कि विलंब कर देते हैं, देरी कर देते हैं, तो हमें 1000 रुपए यानी कि 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग हमें अगर ड्यू डेट असेसमेंट ईयर की जो है उस डेट तक जो टैक्स हमारा प्रीवियस ईयर का जो बचा हुआ है, भाई टोटल टैक्स में से कुछ टैक्स हम भर देते हैं, कुछ टैक्स बच जाता है, जो टैक्स बचा हुआ है उस टैक्स प्लस उसके ऊपर ब्याज तो लगेगा क्योंकि टाइम से हमने नहीं भरा है, तो वो जो टैक्स बचा हुआ है वो प्लस में उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो दोनों ही हमें असेसमेंट ईयर की ड्यू डेट तक हमें भरना होता है। अगर हमने उसको ड्यू डेट तक नहीं भरा तो 1000 रुपए जुर्माना लगता है। ओके, बट 1000 तक ही सीमित नहीं है, हमें ये जो ड्यू डेट है ये मार्च तक ही हो जाती है, जुलाई तक, 31 जुलाई। अगर हम 31 दिसंबर तक भी अपना जो क्या कहते हैं टैक्स है प्लस में इंटरेस्ट है वो पे नहीं करते हैं तो हमें 5000 रुपए फाइन के, फीस के भरने पड़ते हैं जुर्माने के रूप में। अगर हमारे पास 31 दिसंबर से पहले भरते हैं तो 5000, 31 दिसंबर के बाद अगर हमारे पास जो बचा हुआ टैक्स है प्लस में इंटरेस्ट है वो भरते हैं तो हमारे पास 10,000 रुपए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 234F, सेम सेक्शन। ठीक है, 1000, 5000 और 10,000। 1000 ड्यू डेट, 5000 31 दिसंबर तक और 10,000 31 दिसंबर के बाद अगर हमारे पास बचा हुआ टैक्स प्लस में इंटरेस्ट अगर पे करते हैं तो ये हमारे पास। और जो इंटरेस्ट है उसका जो सेक्शन है सेक्शन 234 हमारे पास है A एंड B, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1% लगता है। ओके,
और जो 1000 रुपए था वो आपका जो जुर्माना है तभी लगेगा अगर आपकी जो 5 लाख रुपए से कम है टोटल इनकम, तो आपको 1000 रुपए ड्यू डेट तक जो जुर्माना भरना पड़ता है अगर आप टैक्स प्लस में इंटरेस्ट जमा नहीं करवाते हो। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास, नेक्स्ट आता है रेगुलर असेसमेंट। अब रेगुलर असेसमेंट सेक्शन हमारे पास है 143(1), ठीक है, सब सेक्शन 1। तो बहुत ही आसान है ये। रेगुलर असेसमेंट में क्या होता है, एक जो व्यापारी है, हम कह सकते हैं जो एक असेसी है, वो हमारे पास रेगुलर असेसमेंट करता है अपनी टैक्स का, यानी कि आज कितने रुपए इनकम आई, आज कितनी लॉस हुआ है, कितना, ये रेगुलर अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, और वो मंथली अकाउंटिंग करता जाएगा कि मंथली हमारे पास कितना कितना टैक्स बन रहा है, तो वो एक साल में जो भी टैक्स है उसका रेगुलर असेसमेंट करेगा। हर एक प्रूफ, हर एक डॉक्यूमेंट्स, कब उसने रिबेट ली, कब उसने छूट ली, कब उसने LIC की पेमेंट करी, सारी डिडक्शन, सारी रिबेट, सारे हमारे पास सेक्शन के अकॉर्डिंग जो छूटें होती है वो अपनी जब वो करके रखता है, तो ऐसे प्लानिंग को, ऐसे टैक्स हमारे पास जो उसने असेसमेंट किया है उसे कहते हैं रेगुलर असेसमेंट। और ऐसी कंडीशन में जैसे ही वो इनकम टैक्स रिटर्न पे करता है तो उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, तो रेगुलर डेट वाइज, मंथ वाइज उसने सारी LIC, मतलब LIC तो वो है डिडक्शन है, मतलब सारी डिडक्शन, LIC नहीं, ATG, ATC, ATU, ATP, जो भी डिडक्शन है सारी की सारी उसने अपने मंथली वाइज हर एक डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। तो उस केस में उसकी इनकम टैक्स रिटर्न हमारे पास जो है वो जमा करवाने के बाद ना ही तो करदाता को, जब हमारे पास कर निर्धारण अधिकारी यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर ना ही तो करदाता को, असेसी को बुलाता है और ना ही असेसी से कोई इंक्वायरी करता है और उसको हमारे पास क्या कर देता है, उसके कर निर्धारण कर देता है, असेसमेंट कर देता है। तो ऐसे असेसमेंट को हम कहते हैं रेगुलर असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट असेसमेंट आता है हमारे पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ओके, सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अभी जो दो शुरू मैंने बताए हैं, सेल्फ असेसमेंट में असेसी खुद करता है असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट में भी ये एसएससी के खुद ही करता है। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इसमें हमारे पास जो असेसमेंट होता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी अपने निर्णय अपनी बुद्धि के द्वारा सही निर्णय लेता है, ठीक है, और उस निर्णय के द्वारा असेसमेंट करता है। ठीक है, और जो हमारे पास उसको सही लगता है, उसकी टोटल इनकम, रिबेट, डिडक्शन जो उसको दी जानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ही हमारे पास बुद्धि नियम जो हमारे पास टैक्स में लगाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो वो कर निर्धारण करता है, तो उसे कहते हैं हमारे पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 144। ओके, नेक्स्ट आता है रीअसेसमेंट यानी कि 147 सेक्शन रीअसेसमेंट। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हमने कोई असेसमेंट किया है किसी करदाता ने या किसी कर निर्धारण अधिकारी ने, ठीक है, और वो असेसमेंट है उसमें कोई भूल रह गई हो, कुछ एरर्स हो गए हो, या फिर कुछ चीज देनी भूल गई हो, या फिर हमने एक्स्ट्रा टैक्स भर दिया हो, ठीक है, एडवांस टैक्स हो जाता है, कई बार ज्यादा टैक्स पे कर दिया हो तो रिफंड लेना हो, तो इन सभी केसेस के लिए हम रीअसेसमेंट या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो हमने असेसमेंट किया है वो पूरी तरह ठीक नहीं है, तो वो दोबारा से रीअसेसमेंट कर सकता है। ओके, तो अभी हमारे पास आएगा, इसके अलावा हमारे पास असेसमेंट हो चुका है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट हो चुका है। ओके, इसके अलावा 2 पॉइंट और आते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, ये है सेक्शन 154। अभी मैंने बताया हमारे पास अगर हमारे पास जो कर निर्धारण अधिकारी है उसने असेसमेंट करते समय कोई मिस्टेक कर दी हो, या असेसी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कुछ मिस्टेक कर दी हो जिसकी वजह से उसको बाद में बेनिफिट होना है, तो वो क्या कर सकता है, आने वाले 4 वर्षों तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को दोबारा से हमारे पास उसको दोबारा से खुलवा के उसमें जांच पड़ताल करवा के चेक करवा सकता है 4 वर्ष के अंतर। ठीक है, ये हमारे पास होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, अपनी मिस्टेक को सुधार करने का अवसर। मगर 4 वर्षों तक, 4 वर्ष के बाद उसकी जो रेक्टिफिकेशन अगर हुई भी है तो उसको हमारे पास चेंज नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है नोटिस ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 156 के अकॉर्डिंग है। एक जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, कर निर्धारण अधिकारी, अपने असेसी को, ठीक है, ब्याज, पेनल्टी यानी कि इंटरेस्ट, पेनल्टीज, ठीक है, और इनकी अर्थदंड हो गया हमारे पास, और जो ब्याज हो गया, ठीक है, और हमारे पास जितने भी भुगतान होते हैं या हमारे पास टैक्स पे करने के लिए कोई भी हमारे पास ऑर्डर, नोटिस भेज सकता है, और उसी नोटिस को क्या कहते हैं हमारे पास, नोटिस ऑफ डिमांड। ओके, तो आपका यहाँ पर आज जो टॉपिक वो है असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमारे पास हो चुका है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 24 जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि शुरू का जो टॉपिक था वो मैंने पहले आपको करवा दिया। ओके, हैव अ नाइस डे, गॉट इट।